आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आइए नज़र डालते हैं आज की 4 सबसे बड़ी और शॉकिंग अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तुर्की में समंदर बना मौत का दरिया, प्रवासियों की नाव डूबी, 14 लोगों की मौत, कई लापता। गजा की जमीन बनी बारूदी सुरंग। बचाव संगठनों ने कहा बम हटाने में लगेंगे 30 साल। हमास का बड़ा ऐलान, गजा का शासन अब तकनीकी एक्सपर्ट्स की समिति संभालेगी। काहिरा में नई शुरुआत, फिलिस्तीनी गुटों का राष्ट्रीय संवाद शुरू। अमेरिका ने गजा सीज़फायर की निगरानी के लिए नया दूत नियुक्त किया। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। तुर्की के पश्चिमी प्रांत मुगला के तट पर एक रबर बोट डूबने से कम 14 प्रवासियों की मौत हो गई है। यह हादसा शुक्रवार तड़के हुआ जब 18 लोगों को लेकर जा रही नाव अचानक पानी भरने से डूब गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। मुगला गवर्नर ऑफिस के मुताबिक हादसे की जानकारी एक अफगान नागरिक ने दी थी, जो तैरकर किनारे पहुंचने में कामयाब रहा था। उसने तड़के करीब 1 बजे अधिकारियों को सूचना दी कि नाव डूब गई है। उस अफगान शख्स ने बताया कि कुल 18 लोग नाव में सवार थे, लेकिन कुछ ही देर बाद नाव में पानी भरने लगा और वह समुद्र में समा गई। बचाव दल ने अब तक दूसरे एक व्यक्ति को भी जिंदा बचा लिया है, जो बॉर्डरम के पास जलेबी द्वीप तक तैरकर पहुंच चुका था। इसके अलावा 14 शव समुद्र से बरामद कर लिए गए हैं। गवर्नर कार्यालय के बयान में कहा गया है कि बाकी लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। खोज और बचाव अभियान में 4 कोस्ट गार्ड बोट, एक विशेष गोताखोर की टीम और एक हेलीकॉप्टर शामिल है। बयान में कहा गया है कि एजियन सागर प्रवासियों के लिए यूरोप में प्रवेश का एक आम मार्ग माना जाता है। हर साल हजारों लोग उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व से यूरोप पहुंचने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। तुर्की पहले से ही सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है। 2019 में तुर्की में पकड़े गए गैर कानूनी प्रवासियों की संख्या करीब 4,55,000 तक पहुंच गई थी, जिनमें ज्यादातर अफगान और सीरियाई लोग थे। इस साल 16 अक्टूबर 2025 तक तुर्की में अब तक 1.22 लाख लोग से ज्यादा प्रवासियों को हिरासत में लिया जा चुका है। यह हादसा एक बार फिर यह दिखाता है कि बेहतर जीवन की तलाश में निकले प्रवासी कैसे मौत के सागर में समा जा रहे हैं। वहीं गजा पट्टी को अनविस्फोटित बमों और बारूदी अवशेषों से पूरी तरह साफ करने में अब 20 से 30 साल लग सकते हैं। राहत संगठन ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूजन के एक अधिकारी ने बताया कि गजा आज एक भयावह और अनमैप्ड माइंड फील्ड बन चुका है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में चले इजराइल हमास युद्ध के दौरान छोड़े गए विस्फोटक अवशेषों से अब तक 53 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। राहत एजेंसी का मानना है कि ये आंकड़ा असल जिंदगी से कहीं कम है। हाल ही में अमेरिका प्रायोजित युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब इस मलबे में दबी खतरनाक वस्तुओं की सफाई का काम शुरू किया जा सकेगा। ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूजन के विस्फोटक एक्सपर्ट्स निक और ने कहा कि अगर पूरे गजा की सफाई करनी है तो ये कभी पूरी तरह संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जमीन के अंदर तक विस्फोटक है। लेकिन सतह की सफाई की बात करें तो इसमें 20 से 30 साल लग सकते हैं। निक और उनकी 7 सदस्य टीम आने वाले हफ्तों में गजा के अस्पतालों, बेकरी और अन्य जरूरी स्थानों पर विस्फोटक अवशेषों की पहचान शुरू करेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अब तक इजराइल ने उन्हें सफाई शुरू करने या जरूरी उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी है। इजराइल की सेना की एजेंसी कोगार्ड, जो गजा में मानवीय सहायता की निगरानी कर रही है, अक्सर उन सामग्रियों को रोक देती है जिनमें ड्यूअल यूज यानी नागरिक और सैन्य दोनों तरह से इस्तेमाल होने योग्य मानती है। निक और ने कहा कि उनकी संख्या विस्फोटकों को नष्ट करने के लिए उन्हें डेटोनेट करने के बजाय जलाने की अनुमति चाहती है, ताकि उन्हें किसी समूह द्वारा दोबारा इस्तेमाल किया जाने की संभावना कम हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गजा में किसी तरह का सुरक्षित भविष्य बनाना है तो वहां एक अस्थायी सुरक्षा बल की जरूरत होगी, ताकि मानवीय संस्थाएं सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकें। गजा में लाखों टन मलबा और अनगिनत अनविस्फोटित बम पहले ही
फैला हुआ है जो आने वाले कई दशकों तक लोगों के लिए खतरा बना रहेगा। राहत कर्मी कहते हैं कि यह सफाई का काम बहुत धीमा और बेहद खतरनाक है। एक छोटे छोटे हिस्सों को साफ करने में भी महीनों लग सकते हैं। ये हालात गजा को सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मौत का मायानगर बना रहे हैं। गजा पट्टी की सियासत में एक बड़ा मोड़ तब आया जब हमास ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वे गजा का प्रशासन अब फिलिस्तीनी तकनीकी एक्सपर्ट्स की एक समिति को सौंपने पर पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई इस अहम बैठक में हमास के साथ कई अन्य फिलिस्तीनी गुट भी मौजूद थे। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि सभी गुटों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी जो वित्तीय सहायता और निर्माण कार्य की निगरानी करेगी। साथ ही गजा पट्टी में सुरक्षा और अस्थिरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब 2 साल से चले आ रहे इजराइल हमास युद्ध के बाद हाल ही में हुए अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम से गजा में शांति की उम्मीदें फिर से जगी हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ये कदम गजा में राजनीतिक एकता और अंतर्राष्ट्रीय मदद को बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। इसी बीच फिलिस्तीनी नेता मरवान बरगूती की पत्नी फदवा बरगूती ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने पति की रिहाई में हस्तक्षेप करने की अपील की है। मरवान बरगूती फिलिस्तीनी राजनीति में बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं और उन्हें अक्सर फिलिस्तीन का मंडेला कहा जाता है। वे दूसरे इंतिफादा के दौरान इजराइल में हुए हमलों के आरोप में कई उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फदवा बरगूती ने अपने बयान में कहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, एक सच्चे साझेदार आपका इंतजार कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का सपना पूरा करने में मदद कर सकते हैं। फिलिस्तीनी जनता की आज़ादी और आने वाली पीढ़ियों की शांति के लिए मरवान बरगूती को रिहा करने में मदद कीजिए। दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने गजा में युद्ध विराम की निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए हैं। इन ड्रोन को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर के जरिए दक्षिणी इजराइल से संचालित किया जा रहा है। इजराइल ने उन समिति ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने युद्ध के शुरुआती दिनों में भी हमास के वरिष्ठ नेताओं और बंदियों का पता लगाने के लिए ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल किया था। गजा में इन घटनाओं के बीच अब हालात बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हमास सत्ता छोड़कर तकनीकी एक्सपर्ट्स को शासन सौंपने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पुनः निर्माण और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की निगरानी और मरवान बरगूती की रिहाई की अपील इस पूरे मसले में एक नया राजनीतिक आयाम जोड़ रही है। गजा अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां युद्ध की राह से एक नई सियासी शुरुआत की कोशिश जारी है। आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि यह कदम गजा को स्थायी शांति की ओर ले जाएगा या फिर एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत करेगा। काहिरा में शुक्रवार को फिलिस्तीनी गुटों की एक अहम बैठक हुई है जहां उन्होंने गजा के शासन और फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत का खाका तैयार कर लिया है। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी गुटों ने मिलकर इस बात पर सहमति जता दी है कि वे एक साझा राष्ट्रीय रणनीति बनाने और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम करेंगे, जिससे फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र वैध प्रतिनिधि माना जाता है। बयान में कहा गया है, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हमें एकजुट होकर फिलिस्तीनी मुद्दे के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और सभी फिलिस्तीनी दलों की एक आपात बैठक बुलाकर एक एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए। इस बैठक में हमास के प्रतिनिधि मौजूद थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि और कौन कौन से फिलिस्तीनी गुट इसमें शामिल हुए हैं। गुटों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि गजा की अस्थायी प्रशासनिक जिम्मेदारी अब स्वतंत्र फिलिस्तीनी तकनीकी एक्सपर्ट्स यानी टेक्नोक्रेट्स की एक समिति को सौंपी जाएगी
जो वहां की रोजमर्रा की जिंदगी और बुनियादी सेवाओं का संचालन करेगी। फिलिस्तीनी गुटों ने कहा है कि वर्तमान समय एकजुट राष्ट्रीय आवाज और साझा राजनीतिक दृष्टि की मांग करता है, जो गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में किसी भी तरह के अधिग्रहण या विस्थापन को पूरी तरह अस्वीकार करेगा। उन्होंने इजरायली जेलों में बंद कैदियों पर अत्याचार समाप्त करने की भी मांग की है और गजा में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। दिलचस्प बात यह रही कि बयान में डिसआर्ममेंट का कोई जिक्र नहीं था, जबकि अमेरिका और इजराइल इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि गुटों ने एक संयुक्त राष्ट्र बल की तैनाती की मांग जरूर की है, जो गजा में सीज फायर की निगरानी करे। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर संयुक्त राष्ट्र से इस मिशन के लिए अनुमति देने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अमेरिका यूएन में जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के लिए मॉन्टेड लेने पर विचार कर सकता है। ये कदम इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले संयुक्त राष्ट्र के विरोधी माने जाते रहे हैं। उन्होंने सितंबर में यूएन महासभा के दौरान संस्था का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र केवल खोखले शब्द बोलता है जो युद्ध हल नहीं करता है। इसी सम्मेलन के दौरान एस्केलेटर के खराब होने पर ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर साजिश का आरोप लगाया था और जांच की मांग की धमकी दी थी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने यूएन के विशेष दूत फ्रांसिस्का अल्बानीज पर प्रतिबंध लगाए थे, ये कहते हुए कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर नफरत फैलाई है। ट्रंप सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली यूएन एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग भी बंद कर दी थी और यूएन ह्यूमैनिटेरियन राइट्स काउंसिल से बाहर निकल गई थी। गजा में भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ नामक एक विवादास्पद संस्था को सहायता वितरण की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस संस्था पर आरोप है कि इसके अमेरिकी भाड़े के सैनिकों ने राहत पाने की कोशिश कर रहे भूखे फिलिस्तीनियों पर निहत्थे हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की मौत हो गई। अब ट्रंप प्रशासन ने गजा में युद्धविराम की निगरानी के लिए एक नया सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, जिसे दक्षिणी इजराइल में स्थापित किया गया है। अमेरिकी राजनयिक स्टीवन फैगिन को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। फैगिन इससे पहले यमन में अमेरिकी राजदूत रह चुके हैं और इराक और ईरान मामलों के अनुभवी राजनयिक माने जाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को किर्यात घाट में उस सेंटर का भी दौरा किया है और कहा है, इस योजना में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज गजा की राजनीति एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ फिलिस्तीनी गुट एकता और पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल अपनी 20 पॉइंट्स पीस प्लान के तहत गजा में स्थायी बदलाव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि यह नया अध्याय गजा में शांति लाएगा या एक और संघर्ष की भूमिका तैयार करेगा।